तो किसी भी एसी सर्किट एनालिसिस करते टाइम, किसी भी एसी सर्किट के एनालिसिस करते टाइम तुम्हें एक टर्म तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, वो टर्म है रिएक्टेंसेस। एक्चुअली हम लोगों ने डीसी सर्किट में एक टर्म सीखा था रेजिस्टेंस, और उसी से रिलेटेड हमने वहां पर सीखा था ओम्स लॉ। अब ये रेजिस्टेंस करता क्या था डीसी सर्किट में? ये रेजिस्टेंस बेसिकली यूज्ड टू मेजर द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट फॉर एनी डीसी वोल्टेज। यानी जब तुमने किसी रेजिस्टर के अक्रॉस कोई डीसी वोल्टेज लगाई है बच्चों, और उसकी वजह से कोई डीसी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस करंट को फ्लो करने में कितना अपोजिशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसको हम लोग ने नाम दे रखा था रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से एसी सर्किट में जब मैं रेजिस्टर लगाता हूं, या जब मैं कैपेसिटर लगाता हूं, या जब मैं इंडक्टर लगाता हूं, तो हमारे एसी करंट के फ्लो को कितना अपोजिशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, that is going to be called as resistance for resistors, but a new term you will learn over here as reactance for resistance or opposition offered to the flow of AC current by inductor or capacitor. और ये जो अपोजिशन है ये मेजर कैसे करते हैं? दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। तो इस अपोजिशन को, किसके अपोजिशन को? फ्लो ऑफ करंट के। किस फ्लो ऑफ करंट की मैं बात कर रहा हूं? एसी करंट के। अब हमारा चूंकि आज का डिस्कशन पूरा एसी करंट के ऊपर फोकस्ड है, तो फ्लो ऑफ अपोजिशन एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ एसी करंट। एसी करंट के फ्लो को जो अपोजिशन एक्सपीरियंस करना पड़ा ड्यू टू द सर्किट एलिमेंट is measured या is obtained with the help of ratio of voltage to the current. For resistors, बच्चों, for resistor this opposition is here also called as resistance. ये बात क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. तो अपोजिशन, किस अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। अब ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट कौन ऑफर कर रहा है? तीन चीजें हैं जो ऑफर कर सकती हैं। हमारे पास तीन तरह के सर्किट एलिमेंट्स हैं। क्या क्या होते हैं वो? एक होता है रेजिस्टर, एक होता है आपके पास कैपेसिटर, और एक होता है आपके पास इंडक्टर। सिंबल रेजिस्टर का R, कैपेसिटर का C और इंडक्टर का L। अब जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट रेजिस्टर ऑफर करता है, उसको अभी भी आप क्या कहते हो? रेजिस्टेंस का नाम देते हो। ठीक बात है? Yes. इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है रेजिस्टर का। कैपेसिटेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है या अपोजिशन जो ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ एसी करंट, इसको नाम देते हो आप रिएक्टेंस। और स्पेशली कैपेसिटर के रिएक्टेंस को कहते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब आप इस वर्ड को सुन रहे हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आपको समझना ये क्या मेजर कर रहा है? ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट मेजर कर रहा है। इट इज समथिंग विच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। और यहां पे इसका सिंबल क्या है? एक्सी, और यूनिट क्या है? मेजर्ड इन ओम। यूनिट अभी भी ओम है, क्योंकि ये वही चीज को मेजर कर रहा है, अपोजिशन ऑफर्ड। ये रेजिस्टेंस का सिंबल R, ये भी ओम में मेजर करते हो। और इंडक्टर सिंबल क्या होता है? ये सिंबल कॉइल की तरह। इसे यहां पे क्या नाम देते हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों? तो टर्म रिएक्टेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. रिएक्टेंस का सिंबल क्या हो गया? XL का। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या हो गया? X और सफिक्स C। C सिर्फ इस बात के लिए बताने के लिए कैपेसिटिव नेचर का है। यहां पे L किस बात को बताने के लिए? ये इंडक्टिव नेचर। और ये भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट मेजर हो रहा है। और इसको कैसे लिखोगे? V
अपॉन आई का रेशियो है ये, तो V अपॉन सर आई। रजिस्टर में नहीं होता है, हाँ जी, रजिस्टर में नहीं लगेगा सर एक्सआर? रेजिस्टर में जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। अच्छा ओके 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 सर। अब चूंकि रेजिस्टेंस का नाम तो वहां तुमने ले लिया था ना पहले ही, भाई यस डीसी सर, करंट पहले डिस्कवरी कर ली गई थी, एसी करंट तो बाद में डिस्कवर किया गया है। डीसी करंट की डिस्कवरी 1900s के स्टार्टिंग में, 1890s के आसपास की, जब टेस्ला साहब ने जनरेटर बनाया तब हमारे पास एसी करंट आया। उससे पहले तो हम लोग डीसी करंट में जीते थे। तो डीसी करंट को जो अपोजिशन मिलता था रेजिस्टर की वजह से उसको रेजिस्टेंस कह दिया। अब जब यही एसी करंट के लिए अपोजिशन मिला था उसे क्या कहें, तो रेजिस्टर के लिए तो रेजिस्टेंस नाम को रखा हम लोगों ने, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए नया टर्म कॉइन किया, उसे कहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज को समझने की जरूरत है तुम्हें, कि अगर एसी सर्किट में, अगर किसी एसी सर्किट में हमें रेजिस्टर या रेजिस्टेंस और एज वेल एज रिएक्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन मिल जाए, किसी एसी सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस का क्या मिल जाए, कॉम्बो मिल जाए, कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों सर्किट में इफेक्टिव होने लग जाते हैं बच्चों, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हो, तब ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है इंपीडेंस। क्योंकि कॉम्बिनेशन दो तरह के हो सकते हैं ना, सीरीज और पैरेलल। तो हमारे आईएससी के सिलेबस में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन कोर्स में है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंपीडेंस, और इसका सिंबल क्या हो जाता है बच्चों, Z। तो इंपीडेंस क्या मेजर कर रहा है, इंपीडेंस फिर से वही मेजर कर रहा है, क्या, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। बात समझ रहे हो? लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस पार्ट भी सर्किट में इफेक्टिव है, और रिएक्टेंस भी, अब चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, दोनों में से कोई भी रिएक्टेंस हो, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन सर्किट में इफेक्टिव हो जाता है तो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं इंपीडेंस। क्लियर हो गई बात बच्चों? यस सर। तो ये सारी बातों को ऑन द स्क्रीन आप पा रहे हो कि रेजिस्टर का यही अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर में इसको रिएक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। आगे जाके जब तुम इनका एक्सप्रेशन डिराइव करोगे रिएक्टेंसेस का, तो तुम्हें उस रिएक्शन में फ्रीक्वेंसी का टर्म भी आता हुआ दिखाई देगा, रेजिस्टेंस के साथ नहीं आता है। तो ये तुम्हें यहां से एक चीज को दिमाग में रख के चलना है कि दे आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। व्हाट? रिएक्टेंसेस आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। इंडक्टर के लिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के लिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल एक्सएल एंड एक्ससी। एसआई यूनिट ओम, ध्यान देना बच्चों, एसआई यूनिट क्या है इसकी, ओम। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। तो जब कभी भी तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, यहां कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लीज टेक केयर, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस is called as impedance, and I'm not saying you are adding them. This plus sign यहाँ पे लगाने का मतलब एडिशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्लस साइन का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, I hope this part is clear to all of you. What do I mean when I am talking about reactances in AC circuit? तो टर्म रिएक्टेंस समझ में आ गया, उसका फिजिकल फील मिल गया। रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस ठीक वही रोल प्ले करता है जो रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में करता था। क्लियर है बात बच्चों? यस सर। अब मैं पहले तरह का एसी सर्किट लेके चल रहा हूं, रेजिस्टेंस ओनली। तो यहां ऑन द स्क्रीन तुम देख रहे हो एक एसी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और उस रेजिस्टर आर के अक्रॉस मैंने एक एसी सोर्स, एसी जनरेटर कनेक्ट कर रखा, और ये एसी जनरेटर एसी वोल्टेज को जनरेट करता है, और एसी वोल्टेज साइनोसॉइडल वोल्टेज होता है। ध्यान करो ईएमआई में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिस्कशन में मैंने बताया था ना, एसी जनरेटर जो वोल्टेज देता है वो कितना देता था, उसका एक्सप्रेशन क्या था, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये स्पेसिफिक वोल्टेज जनरेट कर रहा है V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से इस एसी सर्किट में कोई करंट फ्लो करने लग जाता है। अब वो करंट किसी सर्किट एलिमेंट यानी रेजिस्टर से पास करता है। जब ये रेजिस्टर से पास करता है तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है। बच्चों, जो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस होता है उसको मैं VR से डिनोट कर रहा हूं। तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हम लोग को निकालनी है, और VR की वैल्यू को की मदद से हम लोग फिर करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे रेजिस्टिव सर्किट के लिए, और फिर करंट और वोल्टेज में फेज रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब आगे के डिस्कशन का यही हिस्सा होगा। तो अब देखो, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, the voltage applied must be always equal to the potential drop that takes place across the circuit element। तो यहां पर जो भी पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया वो कितना अप्लाई किया है, वो है V नॉट साइन ओमेगा टी, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फॉर्मूला होता था, याद है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। यस सर वीर। तो व्हाट इज द वोल्टेज दैट यू हैव अप्लाइड, जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है। जो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस लेने जा रहा है वो IR हो जाएगा। तो यहां से करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू, भाई यहां से करंट की इक्वेशन चाहिए ना, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, तो R को हटाना पड़ेगा, आई हैव टू ट्रांसपोज R ऑन द अदर साइड। जब मैं R को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिवीजन में चला गया। तो V नॉट अपॉन R इज इक्वल्स V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल्स टू I। क्लियर है इतनी बात? यस सर जी। नाउ बच्चों देखो, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहां पर जो V नॉट अपॉन R ये बचा, वो उसकी यूनिट वही होगी जो करंट की यूनिट होगी I, जो कि ये तो रेशियो है ना साइन ओमेगा टी, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं बच्चों। तो इस सिचुएशन में ये जो एक्सप्रेशन है V नॉट अपॉन R should have the same unit as I naught, as I, that is current. So what I am doing, I am replacing V naught upon R with I naught. So the expression will look like I is equals to I naught sin omega t, जहां पर I naught किसके लिए आपने रिप्लेस किया, V naught upon R के लिए आपने I naught का रिप्लेसमेंट कर दिया है। यस सर। क्लियर है इतनी बात? सर I नॉट को क्या कहते हैं ये वाले? पीक वैल्यू। अच्छा ओके सर। This I naught is going to be called as maximum value. मैक्सिमम वैल्यू, ओके सर। मैक्सिमम वैल्यू और सिंपली पीक वैल्यू। अच्छा सर, इसका मतलब ये कि जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो इतना बचेगा, तो ये पीक वैल्यू है। यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो तुम्हारा साइन फंक्शन ले सकता है ना। तो अगर मैं इसका वेव फॉर्म डायग्राम तैयार करूं तो वोल्टेज का वेव फॉर्म साइन कर्व का फंक्शन है, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जो मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज का कर्व ले रहा है वो मैक्सिमम V नॉट ले सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू फॉर वोल्टेज विल बी V नॉट एंड माइनस V नॉट। अब मैं करंट का जब एक ग्राफ देख रहा हूं तो करंट की इक्वेशन भी तो I नॉट साइन ओमेगा टी आई है ना। तो करंट भी एक साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो कर रही है। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम देखो यहां पर वोल्टेज एंड करंट गोज हैंड इन हैंड टुगेदर। जब वोल्टेज जीरो है तब करंट भी जीरो है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ उस जगह पे करंट भी मैक्सिमम हुआ। जब वापस से जीरो हुआ तो दोनों साथ ही साथ तो मूव कर रहे हैं रेजिस्टिव सर्किट। यस सर। जहां जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम हो रही वहां पे करंट भी मैक्सिमम हो रही। जहां जहां पे वोल्टेज जीरो हो रहा है वहां पे करंट भी जीरो हो रहा है। सो दैट सजेस्ट दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जब मैं इसी चीज को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, तो फेजर डायग्राम में दोनों एरो साथ साथ चलेंगे। जो रोटेटिंग वेक्टर होता है वोल्टेज एंड करंट का वो साथ साथ घूमता है। तो यहां पे तुम देखोगे जो रोटेटिंग वेक्टर है, रेड वाला एरो वोल्टेज के लिए, करंट वाले के लिए स्मॉल एरो है ब्लू वाला। तो तुम पा रहे हो कि ये दोनों एरो साथ ही साथ एक साथ घूम रहे हैं विथ टुगेदर। इनके बीच में कोई एंगुलर डिफरेंस नहीं है, एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है।
So that's why it is called as, or I can say that the voltage and the current are in the same phase. Is this clear? Yes, sir. Yes. Now let's move on to AC circuit with capacitor only. Okay, is this clear? Resistor वाला clear हो गया? Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। अब यहाँ पे जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर तुमने कनेक्ट कर रखा, रेजिस्टेंस का पार्ट कुछ नहीं है, सिंपली कैपेसिटर कनेक्ट किया और यहाँ पे तुमने एक एसी जनरेटर लगा दिया है सर्किट के अक्रॉस। ये एसी जनरेटर फिर से साइनोसॉइडल वोल्टेज जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी होगी, और सर्किट के अंदर कुछ करंट सर्कुलेट करने लगेगा, और जब वो करंट इस कैपेसिटर के थ्रू पास होगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस we will get some potential difference. The potential difference that you are going to get across the capacitor, let us call that potential difference as VC. Now once again applying the Kirchhoff's voltage law, what does the Kirchhoff's voltage law suggest? It tells us that the potential drop across any circuit element must always be equal to the potential that you have applied. So what is the potential that I have applied? I have applied a potential of V0 sin omega t. और जो पोटेंशियल ड्रॉप किसी कैपेसिटर के अक्रॉस होता है बच्चों, वो कितना होता है? कैपेसिटेंस में तुमने पढ़ा होगा VC इज इक्वल्स टू Q बाई C। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी सर। तो मैं यहाँ पे VC की जगह Q बाई C रख दूंगा, अप्लाइड वोल्टेज की जगह V0 साइन ओमेगा t रख दूंगा, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन V0 साइन ओमेगा t इज इक्वल्स टू Q बाई C। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? No, sir. Now once again I need to study the current expression. एक बार अब मुझे फिर से करंट की एक्सप्रेशन की जरूरत है, मैं करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा यहाँ से, और फिर से वेव फॉर्म डायग्राम बनाऊंगा, और फिर से मैं क्या करूंगा, फेजर डायग्राम बनाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं Q के लिए एक्सप्रेशन तैयार करूं, तो Q क्या बन जाएगा? Q विल बी इक्वल्स टू CV0 साइन ओमेगा t। अब बच्चों देखो ये तो Q की इक्वेशन है ना, मुझे तो Q नहीं चाहिए ना, मुझे तो करंट की इक्वेशन चाहिए। तो Q कैसे करंट से रिलेटेड है? अगर तुम थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे, करंट की इक्वेशन पे जाओगे, तो तुम्हें याद आए करंट वाज डिफाइंड एज द स्टडी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज। करंट कैसे डिफाइन किया गया था? रेट ऑफ स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज, यानी I is nothing but dq by dt. Yes sir. यही करंट की इक्वेशन थी मैथमेटिकली। जी सर। स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज। अब I इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को, तभी तो मुझे dq by dt मिलेगा। Yes sir. Let us differentiate the above equation with respect to time. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में। Yes sir. तो जैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे तो CV0 तो टाइम डिपेंडेंस है नहीं, d by dt फॉर दिस एंटायर एक्सप्रेशन एंड yes sir. CV0 तो टाइम डिपेंडेंट है नहीं, ये तो डिफरेंशियल के बाहर आ गया। अब साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या yes होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास dq by dt बन जाएगा, जो कि कुछ नहीं है बल्कि वो करंट है I। So yes, I is equals to CV0 सर ओमेगा CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन आ गई। एक सेकंड बेटा। तो अब मैं यहां पर देखो I का ये एक्सप्रेशन आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देख रहे हो ये? तो अब मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, तो I बन गया ओमेगा CV0 कॉस ओमेगा टी। वंस अगेन अगर तुम ध्यान देखो तो कॉस का फंक्शन है, कॉस फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होने की वजह से भाई इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो ओमेगा CV0 की वही यूनिट होगी जो करंट की होगी। अच्छा सर। एंड लेट अस रिप्लेस इट विद I0। भाई अरे जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो इसकी यूनिट वही करंट की यूनिट बन जाएगी। तो लेट अस रिप्लेस इट बाय I0, वेयर I0 you have replaced it for omega CV0।
क्लियर है बात इतनी? यस सर। तो इक्वेशन क्या बन गया, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो तुम देखोगे करंट की इक्वेशन इसके लिए क्या आ गई, आई नॉट कॉस ओमेगा टी कैपेसिटिव सर्किट के लिए। रेजिस्टिव सर्किट के लिए जब रिमाइंड करो अपने आप को, क्या आई थी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद आ रहा पिछली वाली इक्वेशन अभी थोड़ी देर जी पहले सर। जो हमने निकाली थी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। कैपेसिटर के लिए क्या आ रही, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे आई नॉट किसके लिए तुम लेके आ रहे हो, तुम आई नॉट को लेके आ रहे हो ओमेगा सी वी नॉट के लिए। अभी थोड़ी देर पहले के डिस्कशन में मैंने तुम्हें बताया था ना कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट क्या बताता था मुझे, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, विच करंट, एसी करंट। आज का डिस्कशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों, तो उस डिस्कशन में मैंने अभी तुम्हें बताया था ना भाई रेशियो किसका, वोल्टेज टू द करंट का रेशियो क्या बताता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। यही तो बोला था V अपॉन I के रेशियो को। यस सर। वेरी इन द वेरी बिगनिंग। यस सर। तो बेटा यहां पर मैं इस इक्वेशन से रेशियो V अपॉन आई नॉट, V का और आई नॉट का निकाल लूं, तो V नॉट अपॉन आई नॉट क्या बन गया, 1 अपॉन ओमेगा से। इधर आई नॉट ले आओ और ओमेगा सी इधर ले जाओ, तो रेशियो बन गया ना V नॉट अपॉन आई नॉट का। तो ये रेशियो हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। और यही रेशियो तो रिएक्टेंस कहला रहा है, जो रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है या अपोजिशन को मेजर कर रहा है। यस सर। So this is the factor which is going to measure the opposition offered to the flow of AC current, and this is what we are going to call it as capacitive reactance. अब तुम थोड़ा और अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो तुम्हें याद आएगा ओमेगा जो था वो 2 पाई एफ के बराबर था। यस सर। ठीक बात है। तो ये जो 2 पाई ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई एफ रख दिया, तो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में एक्सी बन गया 1 अपॉन 2 पाई एफ से। अब अगर तुम इन दोनों एक्सप्रेशन में ये इस एक्सप्रेशन को देखो, तो इस एक्सप्रेशन में पाओगे जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। कैसा डिपेंडेंस है, इनवर्सली रिलेटेड है। रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात इतनी? यस सर। अब लेट्स, बिफोर ड्राइंग द waveform diagram, I require the equation of current to be expressed in the form of sine equation. यहाँ पे इक्वेशन जो करंट की आई है बच्चों, अगर तुम वो देखो तो ये कोसाइन के फॉर्म में है। ये कोसाइन के फॉर्म की इक्वेशन नहीं चलेगी, मुझे इस इक्वेशन को साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री की मदद लोगे तो तुम्हें पता चलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, या cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा। ये दोनों तुमने पढ़े यस सर। कॉस के टर्म्स। यस सर। तो अब यहाँ पे cos ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस ओमेगा टी या sin 90 प्लस ओमेगा टी। हाँ या ना? तो इसलिए हमारे पास करंट की इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू आई नॉट sin 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, cos can be written as 90 minus theta, so sin 90 minus omega t. Yes, या yes. it can be written as sin 90 plus omega t. यही तो दो पॉसिबिलिटीज हुई ना भाई। यस सर। लेकिन अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेता हूं तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखो नेगेटिव हो जा रही है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेटिव है ना। यस सर। अब टीवी एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे नेगेटिव हो सकती है यार, सेंसलेस चीज है। फिजिक्स के हिसाब से वो मतलब मैथमेटिकली इट इज ओके, बट फिजिक्स के लिहाज से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट ओके। जी सर। Are you getting it? So that's the reason why I am going to omit out this equation. I leave out this equation. So what is the equation that I am going to carry forward from here? I is equals to I naught sin 90 plus omega t. Is that okay? Okay. यस सर। So मेरे पास करंट की क्या इक्वेशन आई, करंट की इक्वेशन है I is equals to I naught sin 90 plus omega t. अब जब मैं इस करंट की इक्वेशन को या इसको रीअरेंज करके चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं I naught sin omega t plus 90। और जब मैं इस करंट की इक्वेशन को इस वोल्टेज की इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो देखो यहां पर भी साइन का कर्व है, यहां पर भी साइन का फंक्शन है, साइन फंक्शन दोनों है।
लेकिन इसमें साइन का फंक्शन में देखो एक प्लस 90 एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो चूंकि इसमें एक्स्ट्रा 90 डिग्री लगा हुआ, ये सजेस्ट कर रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अहेड बना रहेगा हमेशा। क्लियर है ये बात? क्लियर है। तो बेटा अगर मैं यहां पर इस पूरी चीज को एक नक्शल में लिख दूं रिवीजन के फॉर्म में कि किसी भी एसी जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो V = V0 sin ओमेगा t से होता है। किसी कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो करंट की इक्वेशन आई थी, अगर तुम ध्यान दो, तो I0 cos ओमेगा t आई थी। और या उसको रीअरेंज करके चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो I = I0 sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, जो इस बात को सजेस्ट कर रहा था कि करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से, करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो भैया जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वोल्टेज का कर्व तो अभी भी साइनोसॉइडल कर्व है ना, साइन का कर्व को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे तो ये साइन कर्व बन रहा है, देख रहा है साइन कर्व। जी सर। और इसमें जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो प्लस V0 और माइनस V0 है। लेकिन जब मैं करंट का कर्व बना रहा हूं बच्चों, तो ध्यान दो, करंट का कर्व साइन का नहीं है, ये किसका कर्व है? कॉस का। तो कॉस का कर्व 1 से स्टार्ट होता ना कि 0 से। तो ये कॉस का कर्व 1 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, एंड देन इट विल गो ऑन। बी का कोसाइन कर्व। तो अब तुम देखोगे जब वोल्टेज 0 है तो करंट 0 नहीं है, हैंड इन हैंड नहीं जा रहे हैं। वोल्टेज 0 है तो करंट ऑलरेडी कुछ वैल्यू ले चुका है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से ऑलरेडी 90 डिग्री अहेड है। क्लियर है ये बात? जी सर। जब करंट 0 हो रहा है, जहां पर देखो यहां पर करंट 0 हो रहा है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, यहां पर करंट 0 हो रहा है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। तो जहां जहां पे करंट 0 हो रहा है वहां पे वोल्टेज ऑलरेडी क्या है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है। जहां पर वोल्टेज 0 हो रहा है वहां पर करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो वोल्टेज एंड करंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड टुगेदर इन दिस, रादर करंट इज ऑलवेज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो यहां पर जब फेजर डायग्राम बना रहे हो तो करंट को मैंने आगे कर दिया, 90 डिग्री आगे कर दिया, वोल्टेज को 90 डिग्री से पीछे कर दिया। इन दोनों के बीच में एक फेज रिलेशन आ गई। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये सर करंट जब 0 हो जा रहा है तो वो, और ये रोटेटिंग वेक्टर में हमेशा हमेशा करंट जो है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री का अहेड ही रहेगा। तो रोटेशन, ये जो फेजर डायग्राम है उसमें करंट कहीं भी रख दो, मान लो मैंने करंट को अगर इस एक्सिस पे रख दिया, वाई एक्सिस पे, तो वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, सो एज टू मेंटेन द 90 डिग्री फेज रिलेशन। तो करंट एंड द वोल्टेज विल ऑलवेज बी 90 डिग्री in phase relationship, in which current will always lead the voltage by 90 degree. I hope this much is clear to all of you. So these two were the discussion for AC circuit with resistor only and capacitor only. Now we are going to start with the AC circuit with inductor only. Is that clear? यस सर। Today we will be starting out with AC circuit with inductor only. If you all remember, on the previous turn we have discussed about AC circuit with capacitor only and AC circuit with resistor only. So we discussed on the previous turn AC circuit with resistance only and AC circuit with capacitor only, and today's agenda is that we are going to discuss AC circuit with inductance only or inductor only. So here you can see in the diagram I have connected an AC circuit or an AC generator with an inductor. Now this AC generator is going to produce an AC voltage, a sinusoidal AC voltage of V is equals to V0 sin omega t. You all know that whenever any AC generator is used, it develops a sinusoidal voltage. According to the law of electromagnetic induction, we have obtained this equation in our previous classes. So you all can refer to that particular video or to those notes where we have obtained this voltage as V is equals to V0 sin omega t, AC generator developing a voltage. Now this
This is a standard voltage developed due to any AC generator. Now, due to this voltage, a current will begin to flow inside the circuit, passing through the inductor and completing the path. Now, whenever the current is going to flow across the inductor, due to the AC nature of the voltage which keeps on changing, an induced EMF will be developed across the ends of the inductor, which is going to oppose the flow of main current, due to which an inductor will offer a resistance or an opposition to the flow of the main current. Now, this opposition that is going to be offered by the inductor towards the flow of main current is often called as back EMF, and it is also referred as electrical inertia of the inductor circuit. Now, using the Kirchhoff's law, one can use now the Kirchhoff's law, and you all know Kirchhoff's voltage law says that the potential applied across the circuit must be equal to the potential drop that takes place across the circuit element. In this case, it is an inductor. So what is the potential that you are applying? You are applying a potential of V naught sine omega t. And what is the potential drop that is going to take place across the inductor? And that will be L di by dt. If you recall from our self-induction class, over there you learn that the potential drop across any inductor or a solenoid was equal to L di by dt. So I'm borrowing the result from self-induction. So the potential drop, the self-induced induction, the self-induced EMF across the ends of the coil, across the ends of the solenoid is equals to L di by dt. Now, what I'm looking forward for, we are looking forward to derive the expression for the current. So what I need now, I need to obtain an equation for current. So what I'm going to do in this equation, I'm going to take this dt from here and transpose it to the left hand side, and L also from here I will transport it to the left hand side. So when I'm going to do this, the expression will look like something like this. V naught goes to the numerator, V naught is already there, dt goes to the numerator over here, and L comes down to the denominator. So the equation now looks like V naught upon L sine omega t dt is equals to di. Now, this is a differential equation. I need to integrate them. So integrating both the side. So when I'm going to integrate on both the side, you can see V naught upon L is a constant quantity, is not going to be integrated. So it has been brought outside of the integration. So what I'm left with to integrate, sine omega t dt is equals to integral di. Now, especially the balance student should note that what is the integration of sine omega t dt? साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता पाएगा तुम लोगों में से? सर माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, cos omega t omega minus cos omega t upon omega. So what I would like you all, especially the bio student, should remember, sin omega t का integration क्या दे देगा? Minus cos omega t upon omega. So that's what I have written down over here, and integral of di will give me I. So this is the expression, or this is the result which I am going to obtain after integrating this equation. Now, minus I am going to take outside of this bracket, and omega also taken outside this bracket. So the equation will now look like to be minus V naught upon omega L cos omega t. Now students, take care about the fact that cos is a trigonometrical ratio. Being a ratio, it won't have any unit. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. तो यहाँ पर ये जो टर्म आपने लिख रखा है, इसकी यूनिट वही होगी जो कि आई की है, यानी ये आई नॉट यानी एम्पियर की यूनिट लेके चल रहा है. तो इस पूरी चीज को मैं अब आई नॉट से रिप्लेस कर देता हूं. तो जैसे ही मैं आई नॉट से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर की इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको? माइनस आई नॉट cos omega t is equals to omega. So it will be minus I naught cos omega t is equals to I. So not omega. Minus I naught cos omega t must be equal to I, where I naught has been replaced for V naught upon omega L. तो I naught किसके लिए मैंने रिप्लेस किया? V naught upon omega L. बच्चों,
प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था और बताया था कि V0 अपॉन I0 का रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है फिजिक्स में, और ये मेजर करता है कितना अपोजिशन मिला किसी भी करंट को। रेजिस्टर के केस में इसी रेशियो को तुम रेजिस्टेंस कहते थे, और ये ओम्स लॉ का पार्ट कहलाता था। ठीक है, यहां पर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के केस में इसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। किसको? रेशियो ऑफ V0 एंड I0 के। तो V0 अपॉन I0 का रेशियो अगर मैं यहां पे निकालूं, जिसको हम रिएक्टेंस का नाम से जानेंगे अब यहां से, और ये क्या मेजर करेगा? ये मेजर करेगा अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो मैं I0 को इधर ले आता हूं और ओमेगा एल उधर चला जाएगा, तो रेशियो मुझे मिल रहा V0 अपॉन I0। ये क्या कहला रहा है? इक्वल्स टू ओमेगा एल। इसी ओमेगा एल को मैं सिंबल XL से लिखूंगा, और ये सिंबल XL किस चीज के लिए मैंने लिख रखा है? ये लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। तो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस is a physical quantity that measures the opposition offered to the flow of current, to the flow of AC current across any inductive circuit. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है बच्चों? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज गोइंग टू मेजर द ऑपोजिशन offered to the flow of current when it flows through any inductive circuit। और इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? ओमेगा एल, और ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ, सो ओमेगा एक्सएल विल देन बी इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ये बात समझ में आ गई बच्चों? एक बार ये सर सेकंड लास्ट लाइन से बता दीजिए सर, जहाँ पे आई हम लोगों ने लिया V0 फिर से मैं ओमेगा एल को। ओके कुणाल, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पे जो चीज है, ये करंट का इक्वेशन बन के आया, जो मैं स्टार्टिंग से मेरा एम था करंट का इक्वेशन फाइंड करना। ये करंट की इक्वेशन निकल के आ गई, और इस इक्वेशन में मैंने I0 किसके लिए लिखा है? इस इक्वेशन में मैंने I0 लिखा है V0 अपॉन ओमेगा एल को मैंने रिप्लेस किया है I0 से। अब यहाँ पर V0 और I0 का रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में V0 अपॉन I0 का रेशियो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है। जब करंट किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में या किसी भी तार में बह रही है, तो उस करंट के फ्लो को कोई कितना अपोज कर सकता है, उस अपोजिशन का मेजरमेंट में किससे करता हूं? रेशियो। किस रेशियो से? वोल्टेज टू द करंट रेशियो से। इसी को ओम्स में, डीसी सर्किट में ओम्स लॉ कहा जाता था। तो ये जो V0 और I0 का रेशियो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं, ये इंडक्टिव सर्किट है। तो इस अपोजिशन, लेकिन ये तो मेजर अपोजिशन ही कर रहा है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। कैसे और कौन से सर्किट का ये अपोजिशन मेजर कर रहा है? इंडक्टिव सर्किट का मेजर कर रहा है। तो इस अपोजिशन को हम यहाँ पे नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ठीक है कुणाल? यस सर। तो इसका नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और क्या सिंबल लिख रखा है इसका? XL। तो XL is equals to omega L, और omega can be written as 2 pi f. So that's why the inductance of the second expression is 2 pi fl. तुम पाओगे रिएक्टेंस जो भी होते हैं, चाहे पिछले टाइम में पढ़ा हुआ XC हो which was 1 upon omega C, चाहे XL हो आज ओमेगा L, ये रिएक्टेंसेस हमेशा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। ये डिफरेंस है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का। ये रिएक्टेंसेस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट रहता है। अब मैं मेन इक्वेशन करंट को वापस बताऊं, यानी I = -I0 cos omega t। सर एक्सक्यूज मी सर। जी गो अहेड कार्तिकेय। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आगे देखो कि जो एसी जनरेटर ने जो वोल्टेज जनरेट किया, वो वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t का था, और एसी जनरेटर बेसिकली वोल्टेज को साइन के फंक्शन में ही जनरेट करता है, वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और यहाँ पे जो मैंने करंट पाया वो करंट कॉस का फंक्शन था। मैं वोल्टेज और करंट का बीच में कंपैरिजन को पढ़ने की कोशिश करने जा रहा हूँ, और जब मैं वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन को पढ़ने की कोशिश करूंगा, वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन को, तो उस कंपैरिजन को पढ़ने के लिए मुझे कोसाइन फंक्शन को भी साइन टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब कोसाइन को साइन के टर्म्स में लाने के लिए मैं कर क्या सकता हूं?
मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद लूंगा, मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू आइदर sin 90 माइनस थीटा या sin 90 प्लस थीटा। सबने कहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा sin 90 माइनस थीटा वाज आल्सो इक्वल टू cos थीटा एंड sin 90 प्लस थीटा वाज आल्सो इक्वल टू cos थीटा। मालूम है कि नहीं मालूम है? एक बार हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब बच्चों यहाँ अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, इस जगह पे ध्यान दो। ये जो इक्वेशन आ रहा है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी का, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को मैं रिप्लेस कर देता हूं साइन 90 माइनस ओमेगा टी से। ठीक बात है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, कॉस ओमेगा टी को इस वाली इक्वेशन की मदद से साइन 90 माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस कर दे सकता हूं यहां पर, कि नहीं कर सकता हूं? इस जगह से रेफर टू दिस इक्वेशन कर सकता हूं ना? तो मेरी इक्वेशन कैसे दिखेगी? आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? यस सर। या फिर cos ओमेगा टी को मैं इस वाली इक्वेशन की मदद से रिप्लेस कर सकता हूं, और वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? sin 90 प्लस थीटा से कर सकता हूं ना? कर सकता हूं? एक बार हाँ या ना? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं इस चीज को sin 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो I इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब देखो अभी इसके साथ माइनस का एक टर्म बाहर की तरफ लगा हुआ है, इस माइनस को मैं हटाकर अंदर की तरफ ले जाता हूं ताकि इक्वेशन सारी पॉजिटिव बन जाए। तो जब मैं इस माइनस को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। तो अब इक्वेशन मुझे कुछ ऐसे दिखने लगेगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 की। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? नो सर। अब अगर मैथमेटिकली ये भी इक्वेशन सही है बच्चों, ये वाली इक्वेशन भी मैथमेटिकली ओके है और ये वाली भी इक्वेशन मैथमेटिकली ओके है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना कौन सी इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं। चलो दूसरी इक्वेशन की तरफ जा ध्यान दो। इस इक्वेशन में मैं माइनस साइन को अगर अंदर ले जाता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई नॉट साइन माइनस 90 माइनस ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? ठीक बात है कि नहीं बात है? अब देखो यस सर। फिजिक्स में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं। अरे कोई चीज घूम रही है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी ना, तो ये नेगेटिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो ये वाली इक्वेशन, दूसरी वाली जो इक्वेशन बच्चों मैंने लिया है, ये मीनिंगलेस इक्वेशन है। Angular frequency cannot be negative, so that's the reason why I will neglect this equation and I will take in account this particular equation, that is I is equals to I naught sine omega t minus 90. Is this okay with everyone? Why I have neglected this equation? Yes, sir. Because this is, in this equation the angular frequency have become negative. Now you already know that for any AC circuit, the voltage was V naught sin omega t. जो अप्लाइड वोल्टेज था वो V naught sin omega t था ना। और यहां पर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट आ रहा है वो करंट क्या आ रहा है? I naught sin omega t minus 90। अगर मैं वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूं, दोनों ही साइन की इक्वेशन है इसलिए कंपेयर कर सकता हूं, और मैं पाता क्या हूं कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री अहेड या करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रहा है कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री, और अल्टरनेटिवली वन कैन से द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So what I have concluded up till now कि किसी भी AC जनरेटर का जो वोल्टेज होता है बच्चों, वो वोल्टेज का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी टर्म्स में लिखा जा सकता है। जो करंट आई है इंडक्टिव AC सर्किट के लिए,
यानी जिसमें सिर्फ इंडक्टर एप्लीकेबल है इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए, करंट की इक्वेशन यानी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो उसमें मैं फेज रिलेशनशिप जब मैं लिख रहा हूं तो वो इक्वेशन बन जा रही आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर बच्चों फेज रिलेशनशिप के लिए? तो ये दोनों ही इक्वेशन मेरे लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन की मदद से मुझे ये पता चल जाता है कि करंट जो है इंडक्टर में वो 90 डिग्री पीछे रहता है वोल्टेज से। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? कोई कंफ्यूजन किसी तरह का बच्चों? तो वेव फॉर्म डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वोल्टेज और टाइम के बीच में हम लोग एक वेव फॉर्म खींचेंगे। तुम्हें मालूम है एसी वोल्टेज साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी का एक कर्व बनेगा एसी वोल्टेज का। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये जो कर्व है ये साइन कर्व है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की वो v नॉट होगी, और जो किसी इंस्टेंट पे टाइम किसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज होगी वो प्लस माइनस वी नॉट के बीच में रहती है। तो ये वोल्टेज अल्टरनेट करता है प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट के। लेकिन जब मैं करंट की इक्वेशन ड्रॉ करूंगा, करंट की इक्वेशन जो है वो I इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी के मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट वो माइनस आई नॉट होगी जब वोल्टेज जीरो होगा। तो जब जहां पर एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जब वोल्टेज जीरो था तो करंट जीरो नहीं था, करंट उससे पीछे था, नेगेटिव में था। कितना था करंट? माइनस आई नॉट का। तो वो जो कर्व स्टार्ट होगा माइनस आई नॉट का वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुंचा तब करंट तुम देख सकते हो करंट क्या कर रहा है उस समय जीरो पहुंच रहा है, और जब वापस से करंट जीरो की तरफ आया, वोल्टेज जब जीरो की तरफ आया उस समय करंट अपना पीक बनाता है प्लस आई नॉट। तो तुम पाओगे क्या कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, जिसमें करंट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस में पीछे है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में ऑसिलेट कर रही है। और तुम पाओगे कि जब करंट जीरो होगा तब वोल्टेज मैक्सिमम प्लस वी नॉट हो रहा है या फिर माइनस वी नॉट हो रहा है, और जहां पर करंट मैक्सिमम या करंट पीक कर रहा है वहां पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो रही है। तो प्लीज जब आप डायग्राम को ड्रॉ करें तो इस बात को जरूर वेव फॉर्म के डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम ध्यान दें कि जहां पर करंट मैक्सिमम है वहां पर वोल्टेज जीरो की तरफ जा रहा होगा। सो काइंडली टेक दीज पॉइंट्स इनटू अकाउंट व्हाइल ड्राइंग द वेव फॉर्म डायग्राम। और जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है वहां पर करंट की वैल्यू आप जीरो होते हुए पाएंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो है तो करंट देखिए जीरो हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है देखिए करंट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, एंड सो ऑन। सो दीज आर द few of the points that you should always take note of it when you are going to draw the waveform diagram. Now coming to the phasor diagram, phasor diagram में तुम phase relationship exhibit करते हो करंट और वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर phase relationship क्या है? वोल्टेज 90 डिग्री से अहेड है और करंट वोल्टेज 90 डिग्री से अहेड है करंट के, या यूं कह सकते हो करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो मैं अगर फेज डायग्राम बना रहा हूं जिसमें जो एरो की लेंथ है वो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट के लिए है, तो यहाँ पे तुम पाओगे जो मैक्सिमम वोल्टेज है V नॉट वो 90 डिग्री मैक्सिमम करंट आई नॉट से ऐड है। तो वोल्टेज आगे हो गया करंट पीछे रह गया, और कितने डिग्री का ये है इन दोनों के बीच का फेज रिलेशनशिप? वो 90 डिग्री का है। और ये चूंकि रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं तो ये हमेशा रोटेट करते रहेंगे, इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज रिलेशनशिप है वो 90 डिग्री की है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, both waveform diagram as well as phasor diagram. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Next slide. This slide is the heart of AC circuit. So please take care. इसमें सारी की सारी बातों को नटशेल में मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से इस चीज को नोट करके चलिएगा। देखिए किसी भी AC सर्किट में या तो वो रेजिस्टिव हो सकता है, या वो कैपेसिटिव हो सकता है, या फिर वो इंडक्टिव हो सकता है। एसी सर्किट में जो वोल्टेज टू द करंट का रेशियो है, देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज टू द करंट का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टर के केस में वोल्टेज टू द करंट का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे वो कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहलाता है कैपेसिटर के केस में, और इंडक्टर के केस में वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। ये मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो वोल्टेज टू द करंट का रेशियो मेजर करता है, क्या चीज मेजर करता है? ऑपोजिशन टू द
फ्लो ऑफ एसी करंट। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम। रेजिस्टर के केस में आपने नाम दिया रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर के केस में आपने नाम दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इंडक्टर के केस में आपने नाम दे रखा इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब अगर आप नोटिस करोगे तो दूसरी चीज जो आप नोटिस करोगे, सिग्निफिकेंट चीज जो है वो ये है कि रेजिस्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, ग्राफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट चल रही है। लेकिन कैपेसिटर के केस में तुम इसमें देखोगे कि इनवर्सली डिपेंडेंट, इनवर्सली रिलेटेड है। और जब वो इनवर्सली रिलेटेड है तो वहां पर जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो वो इनवर्स रिलेशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, चलिए उस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। एक और चीज देखिए जो आपने सीखी थी वो ये थी कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में थे। वोल्टेज एंड करंट वर इन द सेम फेज। तो अगर करंट एक्स एक्सिस के अलावा बच्चों मैं हमेशा अब से एसी सर्किट में करंट को हमेशा किस एक्सिस पे रखूंगा, एक्स एक्सिस पे ही रख के ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरा आपका रूल है, ध्यान देना। मैं जब भी करंट ड्रॉ करूंगा तो कहां पे करंट को रखूंगा, एसी सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर रखूंगा, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल करंट को रखूंगा। क्लियर है बात ये? तो करंट किसके अलोंग है, अलोंग द पॉजिटिव ऑफ द एक्स एक्सिस। और चूंकि वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, व्हाट यू विल फाइंड, द वोल्टेज आल्सो runs parallel to the current, suggesting that the voltage and current are in the same phase. Clear है बात? Is that okay with everyone? Yes. बच्चों ये बात समझ में सबको आ गई कि current and voltage in case of resistor are in the same phase, they run both parallel to each other. Any confusion to anyone? Please ask me. Okay, let's coming back to the capacitor circuit. In capacitive circuit, I told you that capacitive reactance depends upon frequency and is inversely proportional to frequency. तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप है यहाँ पर। और अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर वोल्टेज जो था 90 डिग्री पीछे था करंट से, तो वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट मैंने अभी बोला करंट किस एक्सिस के अलाउंग बनाएंगे, एक बार बताओ जरा सब कोई, करंट किस एक्सिस के अलाउंग बनेगी, X axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है ना, तो ये मैंने करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग बनाया। तो वोल्टेज को क्या करना है, वोल्टेज क्या कर रही है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है ना, तो वोल्टेज हमारी ये 90 डिग्री पीछे यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। क्योंकि वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे होना है इसलिए मैंने क्या किया, इसको ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस ड्रॉ किया। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई? ओके, नाउ कमिंग बैक टू द इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में तुम्हें याद होगा कि वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सएल कहलाता था, और यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी, ओमेगा एल के बराबर थी। देखा अभी एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल निकल के आई थी पिछली स्लाइड में, आया ना बच्चों? Am I audible to all of you? Sir. तो यहाँ पे एक्सएल और ओमेगा में कैसा रिलेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है तो वो ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा, ग्राफ क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो यू कैन सी दिस ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है ये? y इज इक्वल टू mx टाइप का ये ग्राफ होगा, xl इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्लियर है बच्चों? ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल काउंसिल में पूछा जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब चलो
यहाँ पर भी फेज रिलेशन को बात करते हैं। फेज रिलेशन अगर तुम्हें याद भी हम लोगों ने निकाला था कि वोल्टेज इसमें लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। करंट हमने अभी बोला किस एक्सिस पे हमेशा करंट को रखेंगे, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो करंट को देखो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया, तो वोल्टेज 90 डिग्री अहेड बन गया VL। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन किसी को किसी तरह की? प्लीज लेट मी नो। Slide, अगर if this slide is there in your mind, you will be able to solve all the numerical problems and all the possible questions that can ever be asked in your counseling. Now, just remember this picture in your mind. And one very simple thing that I would like you to always keep at the back of your mind, that the current, and this is the moral of the entire AC discussion, the current will always be drawn along the positive x-axis. ठीक है बच्चों, करंट किसके along ड्रॉ करोगे? along the positive x-axis। चाहे इंडक्टर हो, इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे रेजिस्टिव सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो। ठीक है बच्चों, करंट हमेशा किस पर रखना है? करंट को कैसे रखना है? along the positive x-axis। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो जो वोल्टेज ड्रॉ करोगे, इन रेजिस्टर में वोल्टेज कैसे रखोगे? चूंकि फेज रिलेशनशिप नहीं था तो इसमें वोल्टेज हमेशा पैरेलल टू करंट, यानी ठीक करंट वाले एरो के पैरेलल। देख रहे हो ना ये वोल्टेज का एरो? अब प्रॉब्लम आती है कैपेसिटर और इंडक्टर में कि वोल्टेज किधर होगा, किसमें आगे किसमें पीछे। अब ये कंफ्यूजन से बचने के लिए, जब मैं तुम्हारे क्लास में तुम्हारे जैसा बच्चा था, क्लास 12th में था, तो मैंने छोटा सा तरीका याद रखा। इंडक्टर का सिंबल बताओ क्या होता है बच्चों? इंडक्टर का सिंबल बताओ जल्दी से, क्या होता है? हेलो, इंडक्टर का सिंबल क्या होता है? L। L, ठीक है ना? अब देखो L तुम्हें ऐसे बनाते हो ना, L उसका एक, ये L बन गया ना। अब देखो इस L में जो छोटी वाली एरो होती है वो करंट की होती है, और तुमने मैंने बताया था हमेशा करंट को एक्स एक्सिस के साथ करें तो ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जो बड़ा एरो है वो वोल्टेज का हो गया, तो ये लेंथ क्या हो गई? वोल्टेज की। तो इस एरो L के सिंबल से तुम्हें हिंट मिल जाएगा कौन सा फैक्टर किसको लीड या लैग कर रहा है। तो L देखो, L बनाया बड़ा वाला लेंथ, करंट हमेशा एक्स एक्सिस के अलावा, तो ये करंट हो गया। इसमें वोल्टेज लीड करता है, तो जब इसमें वोल्टेज लीड करता है तो मैं क्या करूंगा? इसमें वोल्टेज का एरो बनाऊंगा, वो ऐसे बना दूंगा ऐसे, तभी तो L बनेगा। क्लियर है ये बात? और जब मैं कैपेसिटर के लिए ड्रॉ करूंगा, तो अब अगर इसमें लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें 90 डिग्री पीछे होना था। तो ये अगर तुम्हें याद रह गया, अगर ये तुम अपने दिमाग में याद रखोगे, तो वोल्टेज किसमें आगे किसमें पीछे, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। दैट सॉल्व्स द एंटायर प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? Yes, sir. sir. So this was about AC circuit with inductance only. So we discussed up to now AC circuit with resistance only, capacitance only, and AC circuit with inductance only. I hope all the three discussions are clear to all of you.